हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेटजी सिलेक्शन। हमने इसका सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, स्ट्रेटजी प्लानिंग प्रोसेस। ठीक है, तो आज हम उसका पार्ट कर रहे हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग है आपके जो ये मटेरियल है ना, क्योंकि कई बच्चों के पास बुक्स अलग अलग हैं। तो अब आज हमारा टॉपिक है स्ट्रेटजी सिलेक्शन। ओके, स्टार्टअप लेते हैं। स्ट्रेटजी सिलेक्शन क्या होती है? स्ट्रेटजी सिलेक्शन जो होती है, मतलब आपको अपनी स्ट्रेटजी को सेलेक्ट करना है कि भाई मेरे को कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करनी है ताकि मैं अपने गोल्स को अचीव कर पाऊँ और अपनी फर्म को आगे लेके जा पाऊँ। ठीक है, जैसे हर किसी का ही ऑब्जेक्टिव है कि मेरे सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव होने चाहिए, मेरे को प्रॉफिट्स मैक्सिमम से मैक्सिमम होने चाहिए, तो वो बोलता है कि उन सब को करने के लिए आपको कोई ना कोई स्ट्रेटेजी तो अडॉप्ट करनी पड़ेगी। और कौन सी स्ट्रेटेजी आप अडॉप्ट करोगे कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाओगे। ठीक है, कई स्ट्रेटेजी के देखो हमारे पास ना बहुत सारी स्ट्रेटेजीज अवेलेबल होती है। जैसे तुम्हारे पास किसी भी चीज़ के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर तुम्हें कहीं शादी में जाना है तो तुम्हारे पास ड्रेसेस काफ़ी सारी होती है। ठीक है, मैं गर्ल्स के उसमें कह रही हूँ, ऐसा होता है हम सबके पास, लेकिन फिर भी हम ये बोलते हैं कि नहीं है नहीं। ठीक है, तो कहते हैं कि सम स्ट्रेटेजी ऑप्शन आर मोर अप्रोप्रिएट देन अदर। देखो होते ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन किसी ना किसी में कुछ ना कुछ स्पेशलिटी तो होगी। तो वो कहता है कि जो स्ट्रेटेजी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं कि कोई कोई इतना अच्छा होता है दूसरे वाले से, क्योंकि तभी तो आप उसे सेलेक्ट करोगे, अदरवाइज़ आप उसे छोड़ के दूसरा भी तो सेलेक्ट कर सकते हो। तो वो कहता है कि कोई सा उनमें से कोई एक ज़्यादा अच्छा होता है, तभी हम उसे अडॉप्ट करते हैं। स्ट्रेटेजिस्ट शुड इवेल्युएट द एग्जिस्टिंग ऑल्टरनेटिव बिफोर चूजिंग द बेस्ट स्ट्रेटेजी। हर कोई बिजनेस में नहीं, हर जगह हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, हम उन सारे ऑल्टरनेटिव्स में से कोई भी बेस्ट सेलेक्ट करते हैं। और बेस्ट सेलेक्ट आप कैसे करोगे? पहले सारों को इवेल्युएट करोगे ना, पहले सारों को चेक करोगे कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। तो यहाँ बोलता है आप पहले जितने भी आपके पास अवेलेबल होंगी स्ट्रेटेजीज़, आप उन सब को चेक करोगे, देन जो आपको उनमें से बेस्ट लगेगा आप उस बेस्ट को चूज़ कर लोगे। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेटेजी सिलेक्शन के बाद आगे अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है। उसके बाद आती है कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज होती हैं आपके पास। ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप, ये क्या बोलती है? ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी क्या बोलती है? इसका एम होता है लोवेस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर रिलेटिव टू कॉम्पिटिटर। मतलब मैं जो चीज़ बना रही हूँ ना, मेरी चीज़ सस्ती बने, कॉम्पिटिटर से सस्ती बने, कि मैं अपना जो इनपुट आउटपुट उसमें मैं इनपुट जितना उसमें डाल रही हूँ ना, इनपुट तो सस्ता डले और आउटपुट मेरे को उसमें से बेस्ट निकल के मिले। तो वो बोलता है कि जो भी प्रोड्यूसर है वो ये चाहता है कि भाई मेरे को उस पर कम लागत लगानी पड़े, कम कॉस्ट लगानी पड़े और मैं उससे एडवांटेज ज़्यादा ले पाऊँ। ठीक है, ओवरऑल कॉस्ट का मतलब ये है, क्योंकि देखो स्ट्रैटेजी का मीनिंग ही यही होता है, आप अपने कॉम्पिटिटर के साथ अपने आप को लेके चलते हो। ठीक है, उसके बाद क्या आता है इंक्रीज ए फर्म प्रॉफिटेबिलिटी। और ये तो है ही, अगर आप अपनी कॉस्ट को कम कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? मोटिव क्या है? आपका मोटिव है कि भाई मेरी फर्म में प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो। अगर ज़्यादा से ज़्यादा होगी तभी आप अपने आप को सेटिस्फाई कर पाओगे, अपने शेयर होल्डर्स को, स्टेक होल्डर्स को, अदर पार्टीज़ को सेटिस्फाई कर पाओगे। तो यहाँ क्या बोलता है कि फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है इससे, क्योंकि कॉस्ट ही कम पड़ रही है, पैसा कम लगाना पड़ रहा है ना, तो इससे क्या होगा, उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और जो मार्केट होता है वो अपने अफोर्डेबल प्राइस निकाल सकता है, क्योंकि अभी उसे अपने आप बनाने में कम कॉस्ट लगी है। जब उसे खुद बनाने में कम कॉस्ट लगी है तो वो लोगों को भी रीज़नेबल प्राइस पे देगा, और लोग जो भी उसके यहाँ पे कस्टमर होंगे वो उसके प्रोडक्ट को अच्छे से खरीदेंगे, क्योंकि वो तो एक रीज़नेबल प्राइस पे उसे मिल रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप क्या होता है? अपने कॉम्पिटिटर से सस्ती चीज़ बनाना, यानी कि उसको बनाना ये नहीं कि गंदी क्वालिटी का बनाना, नहीं, अच्छी क्वालिटी का बनाना, लेकिन अपने कॉम्पिटिटर से देख के बनाना कि भाई मेरा उससे सस्ता बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, ये थी फर्स्ट स्ट्रेटेजी। सेकेंड, डिफ्रेंशिएशन स्ट्रेटेजी। डिफ्रेंशिएशन स्ट्रेटेजी डिफरेंस वर्ड से क्लियर है, वर्ड्स वर्ड्स पे जाया करो।
ठीक है। कई बार पेपर में ना 4 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो आपने कहीं देखे भी नहीं होते, तो आपको उसका वर्ड देख के वहाँ आपको मीनिंग देखना पड़ता है, वर्ड में ही उसका मीनिंग होता है। डिफ्रेंशिएशन स्ट्रेटेजी क्या बोलती है? मेकिंग वन सेल्फ डिफरेंट फ्रॉम अदर, अपने आप को दूसरों से अलग बनाना। अब एक चीज़ मैं भी बना रही हूँ और कोई और भी बना रहा है, दोनों बना रहे हैं हम, तो वो कहता है कि अलग क्या है, तो आपको क्या करना है, आपका प्रोडक्ट दूसरे से अलग होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है। एडिंग टू कस्टमर परसीव्ड वैल्यू ऑफ द फर्म एंड इट्स प्रोडक्ट, और उसमें वो वैल्यू आप ऐड करके चलोगे जो आपका कॉम्पिटिटर चाहता है, परसीव करता है। देखो आपका कंज्यूमर चाहता है कि इस प्रोडक्ट में ना ये क्वालिटी होनी चाहिए, कि भाई जैसे जैसे खाने का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कि जैसे वो कहते हैं कि हम कहीं खाने हम मैकडी में गए, तो जैसे हमने मैकडी में वहाँ हमें मिलता है ना कि बर्गर के साथ फ्रेंच फ्राइज़ मिलते हैं, तो हम चाहते हैं कि भाई कस्टमर ने चाहा कि बर्गर के साथ फ्रेंच फ्राइज़ हमें मिले, कॉम्बो मिले हमें। ठीक है, तो हमें उसकी परसीव वैल्यू को देखना है कि कस्टमर की परसीव वैल्यू क्या है फर्म को लेके और प्रोडक्ट को लेके, वो क्या चाहता है, क्योंकि अगर आप उसे दोगे तो वो सेटिस्फाई होगा और वो दोबारा से आपके पास आएगा। ठीक है। कॉल फॉर कॉन्टिन्यूज इनोवेशन, सॉरी, ठीक है, हमें हमेशा इनोवेशंस करते रहना चाहिए, क्योंकि एक जो कस्टमर होता है वो नई चीज़ की तरफ ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट होता है। ठीक है, अगर आप नई नई चीज़ें उसमें लेके आओगे और अच्छे, तो कस्टमर को क्या होगा, हाँ भाई नया प्रोडक्ट आया, ट्राई करके देखते हैं। ये तो हर किसी को हर किसी को होता है कि भाई चलो ट्राई करके देखते हैं, तो वो बोलता है, फिर वो क्या बोलेगा, वो कॉन्टिन्यूस इनोवेशन को देख के उसका मन करेगा कि भाई मैं भी ऐसा कुछ लेके आऊँ। ठीक है, मैं नई चीज़ परचेज करूँ, ट्राई करूँ मैं भी। ठीक है, तो आपकी डिफ्रेंशिएशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है? फोकस स्ट्रेटेजी। फोकस स्ट्रेटेजी क्या होती है? इन्वॉल्विंग सेगमेंटिंग द मार्केट। यहाँ आप सेगमेंट बांट देते हो, सेगमेंट का मतलब है डिवाइड कर दिया आपने मार्केट को, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि भाई ये इतना इतना पोर्शन है, ये इतना पोर्शन में उस चीज़ का है, ये इतना, मतलब आपने उसे डिवाइड कर दिया, सेगमेंट्स बना दिया आपने उसकी। फोकसिंग ऑन ए गिवन मार्केट सेगमेंट, और आपने एक ही उस पर ध्यान देना है। अब ये नहीं है कि सेगमेंट आपने बना दिए बहुत सारे, प्रोडक्ट आप बना रहे हो बहुत सारे, फ़ोन भी बना रहे हो, ठीक है, और लैपी भी बना रहे हो, मान लो हाँ चलो यही लेते हैं, क्योंकि ये छोड़ूंगी आपको लगेगा कि हाँ याद नहीं आ रहा। ठीक है, जैसे वो फ़ोन भी बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं, तो वो कहता है कि आपने सेगमेंट की तरफ तो आप जा रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि जिस सेगमेंट को आपने पकड़ा हुआ है उस सेगमेंट में आप बहुत अच्छा दे पाओ अपना। ठीक है, जैसे अब सैमसंग के फ़ोन, हम फ़ोन बोल देते हैं ना कि भाई जो सैमसंग के फ़ोन्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, बोला जाता है ना ये बात। तो वो कहता है कि हम फोकस करते हैं एक, जैसे यहाँ बेस्ट एग्जांपल आता है हमारा जॉनसन बेबी। जॉनसन बेबी जो है उन्होंने एक मार्केट सेगमेंट को पकड़ा हुआ है, वो बच्चों की चीज़ों में डील करते हैं, बड़ों की तो नहीं बनाते। तो वो कहता है फोकस स्ट्रेटेजी, अपनी स्ट्रेटेजी पर फोकस रखो, उसी पे ध्यान रखो, उसी को बेस्ट दो। तो अब देखो उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने जॉनसन बेबी को ही पकड़ा हुआ है। ठीक है, जॉनसन बेबी मतलब उन्होंने बेबीज़ को स्पेशलाइज किया हुआ है कि भाई जो प्रोडक्ट वो बनाते हैं वो बेबीज़ का ही है। ठीक है, तो आपको स्पेशलाइज करना है, आपको स्पेशल उसी मार्केट में जाना है, इसे नीच मार्केट भी बोलते हैं। ठीक है, किसी एक मार्केट की तरफ ही आपको फोकस करना, उसे बोलते हैं। ठीक है, सैमसंग में तो हम ये कह सकते हैं कि भाई उसका सेगमेंट ना इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है। ठीक, तो फोकसिंग स्ट्रेटेजी हमें देखना है कि भाई हमें अपनी स्ट्रेटेजी फोकस लेके चलनी है, कि फोकस होना चाहिए एक चीज़ पे, एक गोल है आपको, उसी पे फोकस करो। ठीक, नेक्स्ट एक बोलते हैं स्टेबलाइज क्यों होना चाहिए आपको। अब इतनी सारी स्ट्रेटजीज हम देख रहे हैं, वो कहते हैं स्टेबिलिटी क्यों होनी चाहिए आपके उसमें, यानी कि भाई उतार चढ़ाव इतने नहीं होने चाहिए, आज ये कल वो परसों वो चौथ वो, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, स्टेबलाइज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? उससे क्या होगा, जो आप स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो, एक तो आपको उसके बारे में अच्छे से पता होगा,
फिर अगर पता होगा तो वो आपके लिए रिस्की कम होगी, क्योंकि आपको दोबारा दोबारा उसके बारे में स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो स्ट्रेटेजी है वो आपके लिए क्या होगी, पहला पॉइंट, रिस्की कम होगी। देन जो फर्म कर रही है वो बहुत अच्छा काम कर पाएगी। अब मैं एक ही काम को कितनी बार, 10 बार करूँगी, 20 बार करूँगी, तो मैं अपना बेस्ट दे पाऊँगी, तो फर्म उसे बहुत अच्छे से कर पाएगी। एग्जीक्यूटिव आर नॉट क्रिएटिव एंड इनोवेटिव। देखो कई बार क्या होता है कि वो ना, अगर आप स्टेबलाइज नहीं होगे तो आपके जो एग्जीक्यूटिव है ना वो क्रिएटिव नहीं होंगे, या फिर इसने इस पॉइंट को ना नेगेटिव में भी ले दिया। वो बोलता है कि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो क्रिएटिव और इनोवेटिव नहीं होंगे, क्योंकि वो तो एक ही चीज़ पे फोकस करके बैठ गए, वो चेंज ही नहीं कर रहे। तो वहाँ जो एग्जीक्यूटिव हैं वो क्रिएटिव नहीं हो पा रहे हैं, इनोवेटिव नहीं हो पा रहे हैं। अगर वो चेंजेस नहीं लेंगे, वो तो जहाँ अटक गए वहीं अटके बैठे हैं। ठीक है, वही स्ट्रेटेजी लेके बैठे हैं कि भाई कस्टमर्स को आपने आप पैम्पलेट दे के उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, वो एडवर्टाइजिंग की तरफ नहीं गए। तो वो बोलता है कि भाई वो उससे क्या होगा, वो ज़्यादा क्रिएटिव नहीं हो पा रहे, इनोवेटिव नहीं हो पा रहे हैं। फेयर टू डिसरप्ट रूटीन। और देखो अगर अगर स्टेबलाइज नहीं होगा तो क्या होगा, जो उनका रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर आज उन्हें अच्छा, आज उनका इन्वायरमेंट अच्छा है तो बहुत अच्छा है, अगर कल बुरा हो गया तो उनका तो इन्वायरमेंट ख़राब हो जाएगा, तो उनका तो डेली रूटीन बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो वो बोलते हैं उन्हें डर भी रहता है कि उनका रूटीन ना ख़राब हो जाए। नेक्स्ट, इन्वायरमेंट इज़ रिलेटिवली स्टेबल। और हम इन्वायरमेंट को भी यही लेके चलते हैं कि भाई वो स्टेबल चले, क्योंकि इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक है, अगर इन्वायरमेंट हम पहले, सॉरी आपको तो नहीं कराया मैंने, दूसरे उसमें कराया कि भाई इन्वायरमेंट जो होता है वो स्टेबल होना चाहिए। अगर इन्वायरमेंट स्टेबल नहीं होगा तो वो आपको बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट करेगा। पॉलिटिकल हो सकता है चेंज हो जाए, लीगल चेंज हो जाए, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, तो वो सारा अगर कोई भी चेंज होगा तो वो आपको ज़्यादा बुरे से इफ़ेक्ट करेगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि स्टेबल रहे। फेयर ऑफ इनएफिशिएंसीज ड्यू टू एक्सपेंशन। कई बार क्या होता है कि हम ना अपने आप को एक्सपेंशन करने के चक्कर में, बढ़ाने के चक्कर में ना इनएफिशिएंट हो जाते हैं। अब कोई प्रोडक्ट आप पहले थोड़ा बना रहे थे, आप उसे बेस्ट बना रहे थे, अब आपने अपने आप को बढ़ा दिया, आप ज़्यादा बना रहे हो, तो क्या हो गया, इनएफिशिएंसी आ गई ना। अब आप चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ, क्योंकि भाई मेरा प्रोडक्ट तो खरीद ही रहे हैं, तो इनएफिशिएंसी आ जाती है। ठीक है, इसीलिए बोलता है जितना कर रहे हो उतना बेस्ट करो। ठीक, नेक्स्ट, उसके बाद आती है एक्सपेंशन स्ट्रेटेजीज। एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी क्या होती है, एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, एक्सपेंड करना, बढ़ाना। तो ये बोलता है आइडियल वेयर ए फर्म्स टू इम्प्रूव इट्स ग्रोथ परफॉर्म। यहाँ जो फर्म है वो अपनी ग्रोथ परफॉर्मेंस को बढ़ाना चाहती है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करना चाहती है वो। ठीक है, ए फर्म ऐड टू इट्स मार्केट एंड फंक्शन, वो और मार्केट को अपने में जोड़ना चाहती है, अपने आप को बढ़ा रही है ना, ग्रोथ कर रही है, तो वो कहता है मार्केट को थोड़ा बढ़ाना चाहती है, अपने फंक्शंस को थोड़ा बढ़ाना चाहती है। क्योंकि अगर कुछ हम बढ़ा रहे हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, मार्केट बढ़ेगी और फंक्शंस भी तो बढ़ेंगे, फंक्शन थोड़ी छोटे रह जाएंगे। अब पहले हमने कोई प्राइमरी स्कूल ओपन किया तो पहले वहाँ सिर्फ 5th तक के बच्चे आते थे, तो टीचर्स भी आपको वहीं तक की चाहिए थी। उसके बाद वो 10th तक का हुआ तो हमें 10th तक के टीचर्स चाहिए, +2 तक का हुआ +2 के चाहिए। तो जैसे जैसे आप इंक्रीज़ कर रहे हो वैसे वैसे आपके फंक्शंस भी तो बढ़ रहे हैं। उसके बाद द फर्म इंक्रीज द पेस ऑफ इट्स एक्टिविटी। वही बात, जैसे जैसे आपकी फर्म इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे आपकी एक्टिविटीज़ भी इंक्रीज़ होंगी, आपको अपनी एक्टिविटीज़ को भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी ये होती है। देन नेक्स्ट, रीट्रिंचमेंट स्ट्रेटेजी। रीट्रिंचमेंट स्ट्रेटेजी क्या होती है, सुना है पहले, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं ये, वैसे मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ। ठीक है, एक के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोई एक स्ट्रेटेजी पूछ ले, वो आपको उसी के ऊपर क्वेश्चन भी डाल सकता है। ये है कि अगर हमें मीनिंग पता होगा तो एडवांटेज डिसएडवांटेज फीचर्स तो आप एमकॉम में हो, आप सब बना ही सकते हो मेरे अकॉर्डिंग तो। ठीक है, अगर किसी को डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं एक स्ट्रेटेजी को भी आपको डीपली बता सकती हूँ। ठीक है, देन अब हम करते हैं रीट्रीचमेंट स्ट्रेटेजी। रीट्रीचमेंट स्ट्रेटेजी क्या होता है, रीट्रीचमेंट का पता है ना, उसमें आता था HRM का वर्ड है ये, कि भाई एम्प्लॉयज़ को निकाल देना, जाओ भाई तुम्हारी ज़रूरत नहीं है अभी, तुम जाओ,
ऐसा ही था ना। तो रीट्रीचमेंट स्ट्रेटेजी का ये भी वर्ड से अगर आप वर्ड पता कर लेते हो तो आप उसका मीनिंग फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ क्या होता है, फर्म रिड्यूसेस इट्स प्रोडक्ट लाइन। जो एक फर्म होती है ना, वो अपनी प्रोडक्ट लाइन को कम कर देती है। अब वो बहुत सारी चीज़ों में डील कर रही थी, उसने क्या किया, अब अपने प्रोडक्ट लाइन को कम करना शुरू कर दिया। अब वो इतने में डील नहीं कर रही, कम में कर रही है। अबंडेंस ऑफ मार्केट टेरिटरीज रिड्यूस इट्स फंक्शन। जैसे जैसे देखो अपनी प्रोडक्ट लाइन को कम करेगी तो उसके अकॉर्डिंग उसकी मार्केट टेरिटरीज भी तो कम होंगी, उसके फंक्शंस भी कम होंगे, सारे ही काम कम होगा। जब चीज़ बना इतनी ज़्यादा रहे थे, अब कम बना रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ कम हो जाएगी ना। फंक्शंस कम होंगे, एक्टिविटीज़ कम होंगी प्रोडक्ट लाइन के साथ साथ। लुक लाइक लीन मैनेजमेंट। अब आपको ना लीन मैनेजमेंट चाहिए। लीन मैनेजमेंट मतलब भाई जो थोड़ा काम, थोड़े उसमें काम करे, कि जितनी मेरा काम है ना बस उसके लिए आपको बेस्ट चाहिए, और वो अपना बेस्ट देगी। ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है मेरे को कि मेरे को अपना यहाँ पे सारा भरना है कि भाई मेंबर्स हैं मेरे पास, मेरे को वो नहीं चाहिए। मेरे को बेस्ट चाहिए मैनेजमेंट, जो मेरे थोड़े से काम है, जो भी जितना मेरा काम है उस काम को बेस्ट कर सके। फर्म reduces एक्टिविटीज़ इन दोज यूनिट वेयर नेगेटिव और लिटिल कैश फ्लो। अब देखो उसने रीट्रीचमेंट क्यों किया। वो क्या करती है, फर्म जो है वो इन एक्टिविटीज़ को रिड्यूस तब करती है जब उसे नेगेटिव इफेक्ट मिलता है। जिस यूनिट में उसे फ़ायदा नहीं लग रहा है या उसे कम प्रॉफिट हो रहा है, वो वहाँ से अपने आप को निकाल लेती है, रीट्रीच कर लेती है। ठीक है। द पेस ऑफ ऑपरेशन स्कोप ऑफ एक्टिविटी ग्रेटली रिड्यूस। वैसे ही उसका ऑपरेशन का उसका काम होगा जो, या उसकी एक्टिविटीज़ का स्कोप होगा, वो तो कम होगा ही होगा। क्योंकि जब आप यहाँ कर रहे हो तो आपने यहाँ क्या किया, आपका सारा काम कम हो गया, क्योंकि रेट रीच किया ना आपने अपने बिजनेस को कम कर दिया। तो वो यही बात बोलता है कि भाई रेट रिचमेंट में क्या किया उसने, अपने आप को कम करना शुरू कर दिया। अब देखो फिर पता है क्या होता है, ज़्यादा में डील करके ना ज़्यादा की तरफ ध्यान नहीं जाता। ठीक है। एक ही चीज़ कर रहे हो उसे ही बेस्ट करो, उसी से बहुत प्रॉफिट ले सकते हो आप। तो यहाँ पे क्या होगा, रीट्रीचमेंट स्ट्रेटेजीज होता है। हमने आज क्या किया, हमने स्ट्रेटेजीज की हैं। अगर कोई पेंडिंग होगी तो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है। और आई होप कि आपको ये लेक्चर क्लियर होगा। अगर किसी को कोई डाउट है देन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन एंड इन आवर ग्रुप ऑल्सो। ठीक है। थैंक यू क्लास।